का भी जब तक ये मंदिर नहीं खुलेगा तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा, जब तक ये मंदिर नहीं खुलेगा तब तक मैं मेरे बाल नहीं कटवाऊंगा। और पिछले 6 महीने से मैंने अन्न त्याग रखा है, जब तक मंदिर नहीं खुलेगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। जब मैंने कहा था कि अगर मेरे राज्य में मैं 5 साल के कार्यकाल में अगर मंदिर नहीं खुलवा पाता तो मैं अगला विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। हो सकता मैं अपने कुछ आदमी है समाज के लोग, उन लोगों को लड़ाई झगड़ा करने का बड़ा शौक है, अपने आप को आजकल सुपर बहुत बनते हैं। जिसका कोई अता नहीं पता नहीं कोई तुक नहीं है उसको सोशल मीडिया पर बनाएंगे डालेंगे। आज बहुत सारे जो युवा है नौजवान हैं, मैं तो ये कहता हूँ जैसे आज चोरियां हो रही घटनाएं हो रही वो सब सोशल मीडिया यूट्यूब से देख देख करके क्राइम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच पधारे हैं मांडल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय और जन जन के साथी श्री उदयलाल जी भडाना। एक सामान्य व्यक्ति से विधायक तक के सफ़र के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका। राम राम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। और विधायक जी, हमारी सामान्य जनता आपके जीवन के बारे में जानना चाहती है। शुरुआती जीवन, पढ़ाई लिखाई। मेरा जन्म मेरे ननियाल जो है आटूण ग्राम पंचायत में ठगों का खड़ा गाँव है, वहाँ मेरा ननियाल में जन्म हुआ और 5-6 साल तक मैं वहाँ रहा। फिर मेरे गांव पालड़ी में मेरे को परिवार के लोगों ने एडमिशन दिलाया, मैं वहाँ पढ़ा और मैं उस स्कूल में नंबर 1 ही रहता था। उसके बाद में मैं कक्षा 6 से सुभाष नगर जो भीलवाड़ा शहर के अंदर जो एक कॉलोनी है उसके अंदर सुभाष नगर स्कूल वहाँ पढ़ा। उसके बाद में मैं पढ़ते पढ़ते फिर मैंने ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर नौकरी करनी शुरू कर दी। अपने जीवन का पहला शुरुआत वहीं से किया। 20 रुपये रोज में मैंने भाटी ट्रांसपोर्ट कंपनी है विश्व बंधु सिंह जी राठौड़, उसके यहाँ 16/4/96 96 को मैंने 20 रुपये पर डे में अपनी जीवन की यात्रा शुरुआत की और 20 रुपये में मैंने नौकरी की शुरू की। 1-2 साल वहाँ पर किया। फिर मैंने दूसरे सामने ट्रांसपोर्ट वहाँ नौकरी की। उस वक्त मेरी सैलरी 2100 रुपये हुआ करती थी। फिर मैं एक लोडिंग टेम्पो लाया, 2 लाया, 4 लाया, 5 लाया, 1 ट्रक लाया, 2 ट्रक लाया, ऐसे करते मेरी यात्रा चलती गई। 20 रुपये से मैं 20,000 रुपये रोज कमाने लग गया। एक दिन मेरी सैलरी 20 रुपये थी और फिर उसी ट्रांसपोर्ट नगर में 20,000 रोज कमाने लग गया। तो सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। 20 रुपये से आपने शुरुआत की थी और 20,000 तक का सफ़र। और इस सफ़र के बाद आपने राजनीति में आने के बारे में कैसे सोचा? राजनीति यही मैं बता रहा हूँ। राजनीति में तब आया जब मैं व्यापार कर रहा था। व्यापार करते करते इसी आपका सूरत शहर है, यहाँ भी मेरा ऑफिस, दो मेरे ऑफिस यहाँ हुआ करते थे। वापी में था, तारापुर, बॉम्बे, भिवंडी, अहमदाबाद, सब जगह था। मैं व्यापार कर रहा था, लेकिन अचानक से जैसे मैं हिंदुत्व और सनातन के प्रति जब छोटा था तब से मेरे एक मन में थी कि मेरा देश अखंड भारत बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो जब से मैं छोटा था तब से मेरे मन के अंदर एक भावना थी और हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू और सनातन आगे बढ़े, ये भावना को शुरू से मैं, क्योंकि गुजर समाज से, और गुजर समाज भगवान के पुजारी होते हैं, रक्षक होते हैं, भगवान की सेवा पूजा करने वाली कौम है। तो शुरू से ऐसे संस्कार मिले परिवार से, तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रति मेरी शुरू से आस्था रही। फिर मैं व्यापार करता गया। व्यापार करते करते गुर्जर आरक्षण आंदोलन चला। उस आंदोलन के अंदर 12 अगस्त 2007 को भीलवाड़ा शहर के अंदर एक सुकाड़ा स्टेडियम है, वहाँ पर बहुत बड़ी वहाँ पंचायत कराई हम सब लोगों ने मिलकर। और समाज के साथ जो हुआ उसमें फिर हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, समाज के साथ खड़े रहे, मदद की, सेवा की। इसको ले करके फिर हम सामाजिक राजनीति में ही था, मैं ये राजनीति में नहीं था। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में ही मेरी रुचि रहती थी। पर हमारे जो वहाँ गुरुजी हैं काड़ू लाल जी गुजर, मैं उनके साथ लगा, तो उनके साथ लगते ही मैं राजनीति में आया ही उन्हीं की वजह से। तो उनके साथ काम करते करते फिर हम संगठन का काम करने लगे। संगठन का काम करते करते आप सब लोगों से संपर्क परिचय हो गया, तो जनाधार बढ़ता गया। आप सब लोगों का प्रेम आशीर्वाद मिलता गया। और मेरे को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का जिला महामंत्री बनाया, उसके बाद जिला अध्यक्ष बनाया और जनता ने प्यार, आशीर्वाद, स्नेह दिया। और 6-7-8 साल की ऐसी यात्रा रही, इसमें लोगों का प्रेम प्यार रहा। और हमारी पार्टी ने सर्वे किया, उस सर्वे में जनता ने मेरा नाम लिया, मेरी पार्टी ने मेरे को टिकट दे दिया और जनता ने मिलकर के मेरे को हज़ारों 35,000 वोटों के ऊपर मेरे को जिताया।
ये आम पब्लिक की, आम जन की जीत है, मेरी व्यक्तिगत नहीं है। जनता का सबका प्रेम आशीर्वाद है और उसी की वजह से मैं इसमें आया। बहुत सही बात की आपने। और 2023-24 में आप ने जीत हासिल की, तो उस जीत हासिल करने के लिए आपने किन किन कठिनाइयों का सामना करा? कठिनाइयाँ तो बहुत आई, लेकिन कठिनाइयों को जब भगवान देवनारायण का आशीर्वाद है तो सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। लेकिन भगवान का आशीर्वाद रहा, हमारी पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया, मेरे को टिकट दिया, और ये जनता है, सब जनता ने वोट दिया। और आपके गुजरात और सूरत शहर से भी हज़ारों की संख्या में लोग, सूरत से, अहमदाबाद से, पूरे देश भर से, खास तौर से गुजरात से करीब 20 से 25 हजार लोगों ने सही जीवन में पहली बार आनंद और उत्साह के साथ नाचते गाते, फूलों की बरसात करते हुए बसों में, गाड़ियों में, जो जैसे साधन थे, अपने स्वयं के निजी खर्चे सब लोग वहाँ अपने अपने गांव आए, वहाँ आके अपने परिवार को, आड़ोसी पड़ोसी सब लोगों से वोट दिलाया। सही बात जब जाके मैं 36,000 वोटों से जीता। सही तो ये एक आम जन का मेरे पे विश्वास है। मेरे पे उस विश्वास की वजह से मैं जब चुनाव लड़ा था, मेरे को लग रहा था कि ऐसा जो जन समर्थन मिला, आम जनता ने सब कुछ तन मन धन से मेरी मदद की, पैसा भी उन्होंने लगाया, हर आदमी ने एक दूसरे का प्रचार किया, मदद की। और सब लोगों का जो भावना थी कि उदयलाल एक गरीब किसान का बेटा है, ये एमएलए बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये मांडल विधानसभा के आम जन की आवाज़ को आगे तक उठाएगा और लोगों का भला करेगा, मदद करेगा। इस को लेकर के लोगों ने मेरे पे विश्वास करके मेरे को वोट दिया। सही कहा आपने। और आपकी छवि एक हिंदू सम्राट की तरह है, तो आप इस छवि के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, सम्राट तो ऐसा, मैं भी एक आम इंसान हूँ आप लोगों की तरह ही, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैंने जिस धर्म के अंदर, जिसमें जन्म लिया, मैं जिस सनातन धर्म से आता हूँ, तो मेरी पहली एक नैतिक जवाबदारी बनती है कि मैं उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति रखूँ, उसके साथ खड़ा रहूँ। भगवा ध्वज के नीचे हमेशा खड़ा रहना, ये मेरी नैतिक जवाबदारी भी है और मेरे को रहना भी चाहिए। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप अगर, हर आदमी अपने अपने धर्म की बात करता है, तो मैं मेरे धर्म के लिए अगर खड़ा हूँ और मेरी धर्म की बात करता हूँ, तो उसमें किसी और को तकलीफ होती तो उसको मेरे को लेना देना नहीं। मैं भगवा की बात करता हूँ, अगर सनातन धर्म है, उसका आदि अनादि काल से सनातन, इस दुनिया के अंदर पहला धर्म सनातन धर्म है, जो सबसे प्राचीन धर्म है, सबसे पुराना धर्म है। उसका कोई अता पता नहीं कि भाई वो कब, आदि अनादि लाखों साल से ये धर्म चलता आ रहा है। बाकी दूसरे धर्म तो कोई 1 साल से चला, कोई 2 साल से चला, लेकिन सनातन धर्म और हिंदुत्व और हमारे जो देवी देवता हैं, उन सब लोगों के प्रति, अगर मैं, जब तक अगर किसी हिंदू पर कोई समस्या आती है, तो मैं निश्चित रूप से तय करता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो मेरी एक नैतिक जवाबदारी होती है, मैं उसके बाद जाऊँ, मेरे से जो मदद होती है मैं मदद करने का प्रयास करता हूँ। इसी प्रयास के लेकर के मेरे पे 2-3 बार हमले भी किए। विपक्षी पार्टियों लोगों को बरगलाया, उकसाया। लुवारिया गांव में गया तो वहाँ 500-700 लोगों ने मेरे पर हमला किया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। फिर उन्होंने चैलेंज किया, तेरी किस्मत अच्छी थी, बच गया। फिर मैं वापस गया, मैंने कहा शंकर भगवान का मंदिर है, मैं आऊँगा और गंगा जल से उनको स्नान करा के जाऊँगा। सही कहा। चुनाव के दौरान भी मांडल गांव के अंदर जो समाज विशेष के लोग, उन लोगों ने मेरे पर हमला किया। फिर भी मैं हिंदुत्व के, मेरे जान पर जो बाजी लगा करके भी मैं हिंदुओं के साथ खड़ा था, हूँ और रहूँगा। आज मैं एमएलए हूँ, निश्चित रूप से मैं कल नहीं रहूँगा, कभी न कभी कोई और बनेगा। ये राजनीति आती जाती रहती है, लेकिन मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ और हिंदू ही मरूंगा। सही कहा। मैं हिंदुओं की रक्षा के लिए जो भी मेरे से मदद होती है मैं करूँगा, क्योंकि राजनीति आज है कल नहीं रहेगी, पर हिंदू हूँ, रहूँगा, और हिंदुओं की सेवा जब तक मेरे जीवन में प्राण में है तब तक मैं सेवा ऐसा करता रहूँगा। सही कहा। और एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि आज जो परिदृश्य चल रहा है भीलवाड़ा मंडल राजस्थान के अंदर, जिसको भी अगर राजनीति करनी तो उसको भंगवा है, उसको हाथ में लेना ही पड़ेगा। भंगवे की इतनी बड़ी ताकत है। आज से 4 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा, मैं मेरी विधानसभा की बात करूँ या मेरे जिले की बात करूँ, तो राजनीतिक पार्टियां, हमारी पार्टी भी थी, विपक्ष की पार्टी भी थी, कोई भंगवा की, हिंदुत्व की बात करने वाला नहीं था, कोई धार्मिक यात्रा नहीं निकालता था। लोग रोजा इतवार पार्टियों में जाते थे, उनको दावत देते थे, भाषण देते थे, उनका सम्मान करते थे, लेकिन कभी उन्होंने दीपावली पर किसी का सम्मान नहीं किया, होली के ऊपर सम्मान नहीं किया, किसी को गुलाल से तिलक नहीं लगाया, धर्म की बात नहीं की। जब धर्म की बात आती तो हमारे फलाने वो जो 36वीं कौम वाले हैं वो नाराज हो जाते हैं, वोट बैंक टूट जाता है, धर्म की बात नहीं करता। मैं खुला बोलता हूँ कि मेरे को हिंदू समाज के वोट चाहिए, 35 कौम के वोट चाहिए, और 35 कौम के लोगों ने मेरे को वोट दिया। मैंने उनका वोट मांगा भी नहीं, मेरे को जीवन में भी नहीं चाहिए। तो मैं इसी बात पे भी आने वाला था कि 2023 में एक सभा में आपने कहा था कि मुझे
35 कौम के ही वोट चाहिए, 36वीं कौम का वोट नहीं चाहिए, ना ही उनसे राम राम चाहिए। तो इसके बारे में क्या राय है? आपने मतलब इतना खुल के कह दिया जनता के सामने कि भाई मुझे सिर्फ 35 कौम का वोट चाहिए। आपको थोड़ा सा मतलब सर सबसे तो मेरी 35 कौम हिंदू धर्म के जो लोग हैं, सनातनी जो है, सब सनातनियों पर पूर्ण विश्वास है। हाँ उन सबका आशीर्वाद रहेगा और 100% रहेगा। हाँ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आपके इस चैनल और मीडिया के माध्यम से कि भाई अगर किसी को राजनीति करनी तो उसको सनातन हिंदू की बात करनी ही पड़ेगी। मेरे यहाँ कुछ कावड़ यात्राएं निकाल रहे हैं, कोई गौ माता के नाम से सेवा कर रहे हैं, लोगों के ऊपर 10-10 मुकदमे लगे हुए हैं, लोगों को गोलियां चला रहे हैं, पिस्तौलें चला रहे हैं, पुलिस वालों को मारपीट कर रहे हैं, प्लॉट छीन रहे हैं, फिर भी राजनीति आने के लिए गौ माता का गौ भक्त बन करके उनको करना पड़ रहा है। लोगों को धर्म के नाम पे 2-4 सालों से मानव यात्रा भी निकल रही है, कोई अलग अलग धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। तो ये सनातन धर्म की जीत है। सनातन धर्म अपने आप में बढ़ रहा है। सही कहा। एक दिन बिना सनातन की बात किए कोई राजनीति कर नहीं सकता। इसलिए मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि सनातन में पैदा हुआ तो सनातन की बात करनी पड़ेगी। राजनीति आएगी जाएगी, लेकिन जिस धर्म में पैदा उसके लिए भी आपकी एक नैतिक जवाबदारी बनती है, उसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। आज दूसरे धर्म के लोग हैं, एक हैदराबाद का एक भाई है, वो अपने धर्म की बात करता है, राजनीति केवल वो उसके ऊपर करता है। तो क्यों ना मैं, अगर वो हैदराबाद वाला अपनी समाज और अपने धर्म के ऊपर राजनीति कर सकता, तो क्या मैं अपने समाज और अपने धर्म के ऊपर बात राजनीति नहीं कर सकता हूँ? राजनीति में इसलिए करता हूँ कि मैं लोगों की सेवा करूँ, मदद करूँ, जन से कर दूँ। मैं सुबह 6 बजे से लगा के रात्रि 2 बजे तक मैं लोगों से मिलता हूँ, मदद करता हूँ। शायद राजस्थान नहीं, पूरे भारत में एक पहला विधायक मैं रहूँगा जो सुबह में 6 बजे उठता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, रात को 2 बजे सोता हूँ, तो 2 बजे तक मैं लोगों से मिलता हूँ। तो क्योंकि लोगों ने मेरे को फ्री में वोट दिया, फ्री में जिताया, लाखों लोगों ने तन मन धन से खर्चा किया, जिनका वोट नहीं था उन्होंने भी सपोर्ट किया, मेरी विधानसभा में आए, किसी ने गाड़ी लगाई, किसी ने पैसा लगाया, किसी ने क्या किया, लेकिन सब लोगों के भीलवाड़ा जिले के अंदर सबसे ज्यादा वोट अगर किसी को मिले तो वो आपके भाई उदयलाल को मिले। हो सकता है मेरी जीत तीसरे नंबर पर रही होगी, लेकिन जो वोट देखा जाए 1,26,291 मत मेरे को मिले। ये भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा में सबसे ज्यादा मत मिलने वाला कैंडिडेट मैं हूँ, और मैं भीलवाड़ा जिले के अंदर सबसे कम उम्र वाला विधायक भी मैं हूँ, क्योंकि जो एमएलए हैं सब मेरे से बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। हाँ, वजन मेरे से सबसे बड़ा हो सकता है, लेकिन उम्र में मैं सबसे छोटा हूँ। वोट सबसे ज्यादा मिले तो ये जनता का प्रेम प्यार आशीर्वाद ही है। मैं रात को 2 बजे गांव में जाता था तो लोग 100-100 500 लोग वहाँ इंतजार करते थे आशीर्वाद देने के लिए। एक गरीब किसान का बेटा आएगा, उसको आशीर्वाद देना, उसको वोट देना। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि जो नन्हे मुन्ने बच्चा बच्ची हैं, जो 10 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है, 18 साल का है, मेरे को 6 साल का भी है, उन बच्चों का भी बराबर मेरे पे प्रेम है। सही कहा। उन लोगों का भी सहयोग रहता है। मैं जब गांव में जाता था तो वो भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा के, मोदी जी की झंडी लगा करके हाथ में, गांव के बाहर हमारा स्वागत, हौसला अफजाई करने के लिए खड़े रहते थे। मोदी मोदी के नारे लगाते थे। 150 की संख्या में, 200 की संख्या में बच्चे रहते। जिस ऐसा कोई गाँव नहीं जब मैं गया बच्चों ने हमारा हौसला अफजाई नहीं की। वो आनंद और उत्साह के साथ में नारे लगाते हुए हमारे आगे आगे चलते थे। और मैं जब उस मीटिंग में कहता था कि यार मेरे को कौन कौन वोट देगा, हाथ खड़े करें, तो वो नन्हे मुन्ने बच्चा बच्ची भी हाथ खड़ा करते थे। तो मैं उनको कहता था यार आपका तो वोट ही नहीं, वोट कहाँ से दोगे? फिर वो इधर उधर देखने लगते, बोले हाँ हमारा तो वोट ही नहीं, कहाँ से देंगे? बच्चों का प्यार था आप। हाँ, बच्चों का इतना प्रेम है। मैं आज जहाँ भी जाता हूँ, हाँ मेरे धोख लगाते ना, मैं इनको ये कहता हूँ धोख नहीं लगाना। धोख लगाना अपने माँ बाप के लगाओ, भगवान के लगाओ, क्योंकि ये जमाना चेंज, आप डायरेक्ट हाथ मिलाओ। मैं नन्हे मुन्ने बच्चों से हाथ मिलाता हूँ। आपने मीडिया, सोशल मीडिया में देखा होगा, और 99% बच्चे मेरे धोख नहीं लगाते। मैं भी उनको प्रोत्साहित करता हूँ, नहीं डायरेक्ट हाथ मिलाइए। तो मैं जिस गांव में जाता था तो वो मैं हमारी पार्टी का, हमारी टीम के लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए मोदी जी के नारे लगाते थे। और हमारी विपक्ष की पार्टी जब उस गांव में जाती थी तो भी वो टीम वहाँ खड़ी रहती थी, फिर भी मोदी जी का नारा लगाती थी, तो वो निराश होकर भग जाते। हमारे विपक्षी जो उम्मीदवार था उसने तो एक हमारे पास में गाँव में उड़ने खड़ा, मेरी सोना पंचायत में, उसकी बेट पकड़ ली, बोले 13 साल के लड़के, बोले तेरे को 3 तारीख बाद देखूंगा। देखो राजनीति में तर्क वितर्क सब कुछ होता है, पक्ष विपक्ष भी होता है, कुछ आरोप भी लगते हैं, लेकिन आदमी को पहला संयम रखना चाहिए और सिस्टम से बात करनी चाहिए, संयम नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक थोड़ा तीखा सवाल है कि 2023 के चुनाव में आपने एक वादा किया था कि 45 साल से जो मांडल में देवनारायण जी का मंदिर बंद पड़ा है आप उससे खुलवा कर ही रहेंगे। तो अब क्या लगता है आपको कि ये खुल जाएगा मंदिर? 100% खुलेगा और मैं उसके लिए 100% प्रयासरत हूँ। मेरा काम, मैंने जनता से वादा किया था कि भाई अगर मैं विधायक बनूंगा और आप लोगों को विधायक बनाओगे
तो मैं राजस्थान की विधानसभा में अगर जाऊंगा तो मेरा पहला शब्द ही, पहला विषय यही रहेगा कि भाई जैसे राम जी का मंदिर 372 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने कानून, नियम और संविधान के दायरे में रह करके वो राम मंदिर खुलवाया। हमारी 5-6-7 पीढ़ियां खत्म हो गई उस राम मंदिर को खुलवाने के लिए। नियम, संविधान और कानून के दायरे में जैसे मोदी जी ने खुलवाया, उसी तर्ज पर हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी से भी मैं अभी 5 दिन पहले भी मिला। 10 बार मेरी बात हो गई, बहुत जल्दी उसके नज़दीक हम पहुंच चुके हैं। और भजन लाल जी से मैंने निवेदन किया, विधानसभा में मेरा पहला, आपने सब लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया आज का जमाना है, तो मैंने शपथ ले, पहला शब्द तो मेरा शपथ था। शपथ के बाद अगर मैंने कोई शब्द बोला विधानसभा में तो पहला शब्द यही था कि भाई मांडल का भगवान देवनारायण का मंदिर खुलना चाहिए। और 1 सितंबर से पुनः विधानसभा चल रही है। एक बार फिर मैं वापस कहूँगा, बहुत जल्दी ये मंदिर खुलेगा, क्योंकि मैं मेरे तन मन धन से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। वो कोर्ट में था फैसला, कोर्ट से वापस आ गया। अब उन्होंने, विपक्ष पार्टी ने कहीं लगा रखा है, मैं अभी सारा विषय इस पर नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ी सी एक जगह वो मैटर अटका हुआ है। बहुत जल्दी वो क्लियर हो जाएगा और सब लोगों को, आप सब लोगों को भगवान देवनारायण के दर्शन होंगे। वहाँ झालर भी बजेगी, डंका भी बजेगा, ढोल भी बजेगा और घंटियाँ भी बजेगी, भगवान की आरती भी होगी, सेवा पूजा भी होगी। जब मैंने कहा था कि अगर मेरे राज्य में मैं 5 साल के कार्यकाल में अगर मंदिर नहीं खुलवा पाता हूँ तो मैं अगला विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। इतनी बड़ी मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की। आज अगर एक सरपंच भी होता है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं ये रोड नहीं बनाऊंगा तो मैं अगली बार सरपंच का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा कि मैं नहीं खुलवा पाया, तो आज राजनीति के लिए लोग बदल जाते हैं, लेकिन मैंने कहा अगर नहीं खुलवा पाया तो कोई बात नहीं, मेरी पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। मैं ये नहीं कहा कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति करूंगा, मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, मैं उसके साथ रहूंगा, पर मैं नहीं लड़ूंगा। सही कहा। तो हमारे बीच बहुत सारे हमारे भाई लोग भी हैं, तो इस देवनारायण मंदिर के बारे में अगर कोई पूछना चाहता है तो विधायक जी से पूछ सकता है। किसी के मन में कोई सवाल हो, दुविधा हो तो। राम राम साहब उदयलाल जी। राम राम साहब, राम राम, नमस्कार साहब। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ हाँ जी। कि आपके अंदर ऐसा तो क्या जादू है कि मैं आपकी विधानसभा से ना होते हुए भी, आप शायद मुझे देख रहे होंगे, कल से मैं आपके प्रेम प्यार के पीछे सुबह से आपके साथ हूँ और शायद आपने देखा भी होगा, शायद खाना भी नहीं खाया है। ऐसा तो क्या जादू है कि आप हर इंसान से इतना प्रेम करते हैं, जुड़े रहते हैं। अगले साल जब मैं आपके परिवार में शादी थी और मैंने उस टाइम निश्चय किया कि इतने बड़े पद पर होते हुए और इतने बड़े इंसान होते हुए भी आप हर इंसान से इतना प्रेम करते हैं। कॉल पे मैं आपके यहाँ शादी में भी आया था, उस टाइम पे जब मैंने इतना जन सैलाब देखा था आपके घर पे और कई राज्यों से लोग आए थे, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। तो आपके अंदर ऐसा क्या जादू है कि हम सुबह आपके पीछे भूखे प्यासे, आप देख रहे होंगे शायद मैंने आज खाना नहीं खाया है, आप भी सुबह 8 बजे से, तो ऐसा क्या जादू है आप बताइए। ऐसा कुछ नहीं, भगवान देवनारायण का आशीर्वाद है, बाकी बिहारी जी का आशीर्वाद है, केवल न केवल मेरे पास है प्रेम। आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि एक तो पैसे का भी पी होता है, पावर का भी पी होता है, एक होता है प्रेम। तो जिसके पास पैसे वाला पी होता है उसके पास प्रेम वाला पी नहीं जाता, और जिसके पास पावर वाला पी होता है उसके पास प्रेम वाला पी नहीं जाता। लेकिन आपके भाई के पास प्रेम का जो पी है वो भगवान ठाकुर जी की कृपा है, आशीर्वाद है। मेरे पास केवल न केवल प्रेम है। उस प्रेम की वजह से जो सारे युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, जो समाज जन हैं, सभी सनातन धर्म के लोग हैं, वो सब लोग मेरे साथ में हैं। बड़े लोगों का मेरे पास आशीर्वाद है, छोटे भाइयों का सबका साथ है। जो युवा वर्ग है, युवा को आप उल्टा करो तो वायु होता है, तो वायु, ये युवा लोग जो हैं वायु की तरह मेरे साथ हैं पूरा तन मन धन से। मैं आया तो कल शाम को एक कार्यक्रम में आप लोगों से मिलने था, लेकिन मेरे को सुबह 8 बजे निकलना था, पर आप लोगों का प्रेम प्यार इतना है कि मैं आज पूरे दिन भर पूरे सूरत शहर में घूम रहा हूँ, सबके लोगों से मिल रहा हूँ। तो लोगों का एक प्रेम है। मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करता हूँ, अगर जो प्रेम में जो पावर है, शक्ति है, पैसा, प्रेम के पीछे पावर पैसा सब भी कम है। तो केवल मेरे पास एक प्रेम है, उसके अलावा कोई नहीं। लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, बड़े लोगों का, भाइयों का प्रेम है। उस प्रेम की वजह से गाड़ी चल रही है और अनवरत ये गाड़ी चलती ही रहेगी। प्रणाम सर।
मैं आसीन विधानसभा से झालरिया पंचायत के मोरा गांव से आता हूं। सर, मांडल विधानसभा का जो वो मंदिर है देवनारायण भगवान का, आपने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले रखी है। आपने जो सभी को आपने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेके बता रखा कि मैं खुलवा दूंगा, फिर भी हुआ कुछ सोशल मीडिया के थ्रू भ्रामक हो रहे हैं, तो उनके बदले आपके लिए क्या कहना है सर? देखो, बस जब आपने पूछ ही लिया तो बोले 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं इसका पूरा आंसर दूंगा। हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से हज़ारों लाखों लोगों तक ये हमारी बात पहुँचे। इसमें थोड़ा 2-3 मिनट का समय जाएगा, पर मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ, जो भी युवा वर्ग, सब साथी, बड़े बुजुर्ग हैं, विराजमान हैं। मांडल भगवान देवनारायण का मंदिर है। वहाँ पर आप सब लोगों को जानकारी में है कि भगवान देवनारायण के दादाजी ने ये मांडल गाँव बसाया, और भगवान देवनारायण के जो अधूरे फेरे थे वो भी फेरे वहाँ मांडल में लिए गए। और देवनारायण का जो मांडल गांव में बराटिया खड़ा हुआ करता था, वो गुजर समाज ने बसाया। वहाँ पर भगवान देवनारायण का जो उसका सारा इतिहास मेरे पास है। जब मेवाड़ के ऊपर राजा उदय सिंह जी का राज शासन हुआ करता था, तब वो मंदिर बना था। वो मंदिर बना तो गुजर समाज के लोग क्या करते हैं कि भाई खेती बाड़ी उनको खुली जगह चाहिए, क्योंकि पशुओं को चराने के लिए, इसके लिए। तो वहाँ से कुछ गुजर समाज के लोग कम होते गए, खेतों में बस गए। कोड़ी खेड़ा, गांगों का खेड़ा, गुड़ासी खेड़ा, मरगानी, जो भी गाँव चले गए। तो वहाँ पर भगवान देवनारायण का मंदिर है। तो वो ब्राह्मण समाज, महाजन समाज के लोग उसकी सेवा पूजा करते आ रहे थे। और 1977 में क्या हुआ कि भाई वहाँ पर जो भगवान देवनारायण का मंदिर आज भी है, वहाँ एक बेर का जो बोरडी, जो देसी भाषा में बोलते हैं, उसका पेड़ आज भी लगा हुआ है। उसका एक पेड़ है, उसके पास में एक चबूतरा है। तो मेरी बात सुनिए, तो वहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि भाई ये आपका चबूतरा पड़ा, इस चबूतरे को हमारे ताजिए निकालने के लिए हमारे को दे दिया जाए। तो हिंदू वर्ग के लोग भोले होते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसको यूज में ले सकते हैं। यूज में लेते लेते उन लोगों ने क्या किया कि उसके ऊपर मस्जिद बना दी। मस्जिद बना दी। एक दिन वो बोरडी का जो टहनी उसकी जगह वहाँ चली गई। तो उसको काटने को लेकर के एक छोटी सी मनमुटा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों में आपस में हुआ, वो चलता रहा, लड़ाई झगड़ा रहा। एक दिन क्या होगा, जलजूलनी एकादशी जो अभी आने वाली है, वो जल्दी जलजूलनी एकादशी, जो हमारे मंडल नगर के अंदर 20-25 जो जितने भी भगवान के मंदिर है, वो सारे वहाँ बेवाण जाते हैं। 10-20 हज़ार की संख्या में सारा गांव वहाँ धोनी नाडी के ऊपर जाता है। तो भगवान की पूजा अर्चना सेवा करने के लिए वहाँ सारे हिंदू और सनातनी जो है वहाँ चले गए। पीछे से जो समाज विशेष के व्यक्तियों ने उस मंदिर का ताला तोड़ करके उस मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ दी, और वहाँ पर एक पत्थर रख दिया। और पत्थर रख करके ये कहा गया कि ये हमारे मिट्टू साहब का तकिया है। तो जब तोड़ फाड़ कर दी गई, तो फिर हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ। तो प्रशासन ने उसको लड़ाई झगड़ा नहीं हो, तो हिंदू समाज से वो लेकर के उसको धारा 145, जो आप सब लोगों को पता है भाई, उसमें कि मतलब ना इसकी उसमें उसको बंद कर दिया गया। और 1977 से वो मंदिर बंद था। फिर वो 1982 में दूसरे पक्ष के लोग वो कोर्ट में गए। उन लोगों ने कहा कि ये हमारी प्रॉपर्टी हमारे को दी जाए। कोर्ट ने ये कहा कि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। फिर ये कोर्ट में केस चलता रहा, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच में। 2002 तक ये केस मांडल के कोर्ट में चला। मांडल के बाद में फिर उन लोगों ने उस मुद्दे को लेकर के वहाँ गए वक्फ बोर्ड में। तो वक्फ बोर्ड में का 2004 में फिर फैसला आया, चलती रही फाइल। तो वक्फ बोर्ड ने कहा कि एक 1996 से पहले की जितने भी फाइलें हैं उसका हम फैसला नहीं कर सकते हैं, उसका फैसला सक्षम न्यायालय ही करेगा। इस न्यायालय के अंदर ही आपको उसको डिसाइड कराना है। तो उन्होंने जो लिख के दिया, मैंने वो सारे पेपर निकाल रखे, मेरे पास इतने पेपर हैं, शायद इस मंदिर का जितना है 50 किलो पेपर होंगे, इतने मेरे पास पेपर हैं। और वो लिखित में भी है, सारा रिकॉर्ड में। एक 96 से पहले का जो केस है वो आप सक्षम न्यायालय में जाके उसका निर्णय कराएं। फिर वो 2008 में वापस वक्फ बोर्ड से उसको मांडल कोर्ट में लाया गया केस को। फिर केस चला, उसमें कहा गया कि ये मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी नहीं है। तो स्वाभाविक है हिंदू समाज की हुई। फिर मुस्लिम समाज ने उसको चैलेंज किया, एडीजे कोर्ट में भिलवाड़ा गया। एडीजे कोर्ट में भी उनको यही कहा गया कि भाई ये यहाँ पर ये आपका नहीं है। फिर क्या रहा कि भाई 2014 के अंदर वो फैसला फिर आ गया। मेरे को 2015 के अंदर पता लगा कि भाई जब तक मेरे को पता नहीं था कि मांडल में देवनारायण भगवान का मंदिर है वो बंद है। और 2015 में मेरे को पता चला कि यहाँ भगवान देवनारायण का मंदिर बंद है, 45 साल से बंद है। अब तो 50 साल से ऊपर हो गए। 1977 में मेरा ही जन्म नहीं हुआ था। तो फिर मैंने मुद्दा उठाया कि भाई भगवान, जब हम सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, देव भक्त हैं, तो क्यों ये देवनारायण भगवान का मंदिर बंद है।
अगर आप सभी किसी लोगों को पता है तो वो पहुंचाने वाला भी आपका भाई एक भाई एक मंदिर बंद है। फिर लड़ाई झगड़े हुए, धरने प्रदर्शन हुए, सब कुछ हुआ। तब ना मैं सत्ता में था ना मैं था, लेकिन वहाँ तत्कालीन जो अधिकारियों ने मेरे को पूरे पेपर दिए नहीं एसडीएम कोर्ट में। थोड़े दिनों में के बाद में फिर सत्ता चेंज हो गई, कांग्रेस की आ गई। फिर मैंने प्रयास किया कि मैं पेपर कलेक्ट करूँ, लेकिन पेपर कलेक्ट नहीं कर पाया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैं एमएलए बन गया। तो वहाँ वक्त बोर्ड के अंदर पार्टी कलेक्टर और एसडीएम को बनाया गया, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं थी। कलेक्टर एसडीएम को पार्टी बनाया, एक तरफा फैसला कर दिया गया। फिर मैंने सारे पेपर निकलाए, एसडीएम को वहाँ लेके गया, वहाँ वकील खड़ा किया, और अभी मैं वापस उसकी फाइल खुलवाई। मैंने पार्टी बन करके एसडीएम मांडल को लगा करके मैंने कहा कि भाई आप इसका वापस लड़िए, वो बहुत जल्दी उसका फैसला आने वाला है। आते ये निर्णय होते भगवान देवनारायण का मंदिर निश्चित रूप से खुलेगा, उसके लिए मैं 100% पूरा प्रयासरत हूँ। ये आज जनता का इस मंदिर का सफरनामा है, ये आप लोगों को भी जानकारी रहनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, बहुत सारे धरने हुए, प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए। मैं सब लोग आज दिन तक इस मंदिर संबंधी अगर किसी व्यक्ति को कोई आँच आई तो मैं हमेशा हर व्यक्ति के साथ खड़ा था। 151 के नाम पे पूर्ववर्ती सरकार ने 100-125 लोगों को बंद कर दिया। 77 लोगों की जो 151 जो धारा होती है, जो आदमी स्वयं के 10,000 के मुचलके पर रिहा हो सकता, वैसी धारा में भी हिंदू समाज और देव भक्त के लोगों को पूर्ववर्ती सरकार ने 3-3, 4-4 दिन तक बंद रखा, और कम से कम 1 करोड़ की मोटरसाइकिलों को उन्होंने पुलिस एक्ट के अंदर जमा करा दिया। सारी मोटरसाइकिलें छुड़ाई, 10-20 मोटरसाइकिलें आज भी वहाँ जमा हैं। और संडे के दिन भी हम लोगों ने धरना, कानून के दायरे में रह के धरना प्रदर्शन करके, रविवार के दिन भी जमानत कराई, सबको अपना अपना घर भेजा। और मैं जन्माष्टमी भगवान कृष्ण, मैं कृष्ण भक्त भी हूँ, कृष्ण भगवान का भी मैं भक्त हूँ। मैं वहाँ वृंदावन में हमेशा जन्माष्टमी वृंदावन में ही मनाता हूँ। वृंदावन गया, मैंने कृष्ण भगवान की परिक्रमा की और भगवान के सामने मैंने प्रतिज्ञा की, राज का काम चल रहा है लेकिन राम की भी मदद चाहिए हमारे को। तो मैंने वहाँ भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैंने कहा भाई जब तक ये मंदिर नहीं खुलेगा तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा, जब तक ये मंदिर नहीं खुलेगा तब तक मैं मेरे बाल नहीं कटवाऊंगा। और पिछले 6 महीने से मैंने अन्न त्याग रखा है, जब तक मंदिर नहीं खुलेगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। फल फ्रूट सब्जी या जूस दूध जो भी उनके सारे में केवल न केवल एक सीधा और शांत जीवन गुजारने का काम करूँगा। और पिछले 8 वर्षों से मैंने पगड़ी छोड़ रखी, जब मैं भगवान देवनारायण का मंदिर खुलेगा उस दिन पगड़ी पहनूंगा। और मैं एक चीज़ आप नोट करना, मैं प्योर सनातन और हिंदूवादी आदमी हूँ। मैं जब भी कपड़े पहनता हूँ तो एक कपड़ा आपको हमेशा भंगवा मिलेगा। चाहे मैं पूरी ड्रेस वाइट पहनता हूँ तो मैं एक गमछा रखता हूँ या कुर्ता भंगवा पहनता हूँ। तो मैं तो आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ, अगर सनातन धर्म का प्रचार करना, सनातन धर्म को आगे ले जाना है तो ये भंगवे का एक, आज मैं साफा नहीं पहनता हूँ तो मेरी पूरे विधानसभा में, जिले में जो भी स्वागत करते हैं, आज ये भी आपके यहाँ सूरत में तो साफे की जगह भगवा दुपट्टा पहना करके रहता है। तो मैं चाहता हूँ हर एक युवा के, हर एक हिंदू के कंधे पर एक भगवा गमछा रहना चाहिए, जिससे एक पहचान लगे, तिलक रहना चाहिए, जिससे पहचान लगे कि ये हिंदू है और सनातनी है। तो साहब ने बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे हैं मंदिर को खुलवाने के लिए, अपने जूते त्याग रखे हैं, अन्न त्याग रखा है, और हमें पता है कि 100% एक ना एक दिन तो मंदिर खुल के रहेगा। और आपने जो प्रतिज्ञा ली है श्री देवनारायण भगवान के मंदिर को खुलवाने की, वो पूर्ण होके रहेगी। और हमारा एक और सवाल है कि नेता जो होते हैं, चुनाव आता है, चुनाव जब होता है उससे पहले और चुनाव जीतने के बाद पूरा उनका व्यवहार लोगों के प्रति वो पूरे बदल जाते हैं। पहले जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर विधायक या चुनाव जीतने के बाद वो सब भूल जाते हैं। तो आपकी क्या राय इसके बारे में? अब देखो, एमएलए जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए निर्वाचित होता है। जैसे सरकारी नौकरी में तो 60 साल की उम्र तक वो अधिकारी कर्मचारी रह सकता है, लेकिन हमारा जो लाइन है उसके अंदर 5 साल तक आपको जनप्रतिनिधि, जनता ने वोट दिया तो रह सकता है। 6ठे साल में आपको फिर से अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। हाँ। अगर आप सही तरीके से रहेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे तो आप अग्नि परीक्षा में पास होंगे, आप 6ठे साल में फिर जनप्रतिनिधि बनोगे। बहुत सारे जनप्रतिनिधि 10-10 बार, 8-8 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन वो इसलिए जीतते हैं कि वो जनता से जुड़े हुए रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जनता को भूल जाते हैं। सारी जमीनों पे कब्जा करना, जमीनों को नीलाम करना, गुंडागर्दी करना, बजरी माफिया बनाना, लोगों का हाथ पैर तोड़ना,
मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे को 1.5 साल से ऊपर हो गया MLA बने हुए। एक भी आप किस्सा बता दीजिए कि मैंने किसी एक व्यक्ति के साथ अत्याचार किया हो, किसी के साथ अन्याय किया हो, किसी की 1 इंच ज़मीन छीनी हो, किसी का प्लॉट छीना हो, किसी से मैंने 5 रुपए खाए हों, या मैंने किसी के साथ जो गुंडे हैं उन गुंडों को सपोर्ट किया हो। मैं जिस दिन MLA बना, मैं MLA बनते ही मैंने 5 दिन बाद एक कार्यक्रम में कहा था कि भाई हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक एंटी टास्क फोर्स बनाई और राजस्थान के जो IG हैं दिनेश MN जी, उनके बना करके उनके सानिध्य में उन्होंने कहा कि भाई राजस्थान में जो भी गुंडागर्दी है उस सबको बंद करेंगे। आप सब देखते भी होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, जितने भी गुंडे हैं उन सब लोगों की परेड निकाली जाती है, उन सब लोगों के पेड़ तोड़ करके उनको जो गलती करते हैं उनको पूरी सजा दे करके वो माफ़ी मांग रहे हैं, भाई साहब हमारे से गलती होगी, हम आगे से गलती नहीं करेंगे। जो जनप्रतिनिधि होता है वो गुंडा को बढ़ावा देने का काम करता है। मैंने ये कहा था कि मैं गुंडागर्दी बंद करने का काम करूँगा। सही कहा। तो 1.5 साल के अंदर आप एक भी ये नहीं कर सकते कि मेरे कार्यकाल में एक भी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मैंने गुंडों को पनपने दिया, उनको करा। नहीं हो सकता मैं अपने कुछ आदमी हैं समाज के लोग, उन लोगों को लड़ाई झगड़ा करने का बड़ा शौक है, अपने आप को आजकल शूटर बहुत बनते हैं। गलत तरीके से गैंग का सदस्य हूँ, मैं उस गैंग का सदस्य हूँ, मैं शूटर हूँ। लेकिन मैंने कहा कि भाई नहीं, आम जन को किसी को अगर तकलीफ होती तो मैं तुम लोगों की मदद नहीं करूँगा। सही बात है। मतलब गलत का कभी आप साथ नहीं गलत का मैंने कभी साथ नहीं दिया। हो सकता कुछ लोग मेरे से नाराज हो, इसी वजह से नाराज हो कि हम गुंडागर्दी करते रहे, लोगों के साथ मारपीट करते रहे, मैं उनका समर्थन करूं। मैंने कहा भैया मैं चाहे अगली बार बनूं या नहीं बनूं, लेकिन मैं गलत, क्योंकि इसमें सभी समाज के लोग रहते हैं, तो हर वर्ग के आदमी रहता है, हर वर्ग के आदमी की अपने को मदद करनी, क्योंकि जनता ने बड़े उम्मीद और उत्साह के साथ में अपने को वोट दिया। तो मैं गुंडों का साथ नहीं देता हूँ। इसलिए कुछ गुंडे हैं, कुछ लोग हैं वो खुदक रहे हैं, उनको समस्या हो रही है, लेकिन जनता का आशीर्वाद, प्रेम, प्यार मेरे साथ में है। और मैंने आपको कहा कि युवा होता, युवा की उल्टा करो वायु होती है, वायु की तरह जनता प्रेम करती है। और निश्चित रूप से भगवान देवनारायण का मंदिर खुलेगा, क्योंकि हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी पे मेरे को पूर्ण विश्वास है, मेरे संविधान के ऊपर पूर्ण विश्वास है, सरकार के ऊपर है। और फिर मैं सनातनी होने के नाते मैंने भगवान को भी एक कह दिया, भगवान अब ये काम आपको भी हमारी इसमें मदद करनी है। तो जब ये काम होगा उसके बाद एक ट्रेन जैसे अयोध्या गई वैसे ही एक ट्रेन वापस फिर से वृंदावन ले जाएंगे, बाकी बिहारी के दर्शन कराएंगे। हाँ। अभी थोड़े दिन पहले आप हजारों लोगों को अयोध्या ले गए थे। ये कोई मतलब आपने पहले प्रतिज्ञा ली थी कि मेरा ये काम पूर्ण हो जाएगा? तो नहीं, कोई प्रतिज्ञा नहीं। तो ऐसे श्रद्धा थी कि भाई, श्रद्धा थी। योगी जी आए थे हमारे प्रचार में, मेरे प्रचार में, उन्होंने कहा था कि भाई आप जीतो तो आप सब लोगों को भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करवाने के लिए आना है। बहुत अच्छा। अभी 5 जुलाई को मेरा जन्मदिन था। मेरी इच्छा थी कि मैं जन्मदिन या क्षेत्र में नहीं मना करके सभी राम भक्तों को एक रेल की यात्रा के साथ में हजारों लोगों को मैं अयोध्या में जाऊँ, प्रभु श्री राम के दर्शन करूँ। तो मतलब कैसा उत्साह कैसा था सब लोगों का? भाई देखा होगा आपने सोशल मीडिया में, मीडिया में, बिल्कुल एक 2248 बर्थ थी उस ट्रेन के अंदर। 2248 लोगों का रजिस्ट्रेशन मैंने किया था, लेकिन लोगों का प्रेम इतना था कि 5-6 हजार लोग, 7 हजार लोग सकते हैं। वो एक बर्थ के ऊपर 6-6 लोग, 6 इधर 6 इधर, 4 ऊपर 4 ऊपर, 6 सामने 4 ऊपर, मतलब कुछ गैलरी में, मतलब इतने हजारों की संख्या में सब लोग हैं। प्रभु श्री राम की कृपा से ही वहाँ गए। सबने एडजस्टमेंट किया, किया। जाने में हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत सुविधा रही हो, भोजन हमने कम लोगों का बनाया तो कुछ लोगों को नहीं आया, लेकिन सबने अपने अपने स्तर पर मैनेज कर लिया और सब लोग वहाँ आनंद और उत्साह के साथ गए। जैसे ही अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर लोग उतरे, लोग देखने लगे कि ये इतनी पूरी ट्रेन कहाँ से आई। मैंने एक दिन, उसी दिन मैंने नेट पर सर्च किया कि एक ऐसा कौन विधायक है जो ट्रेन भर करके वहाँ ले गया। नहीं वैसे तो नेट पर ऐसा कुछ नहीं आया, मेरा भी नाम नहीं आया था, क्योंकि वो हो सकता चढ़ा नहीं, पता नहीं। हाँ। तो मेरी इच्छा थी कि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करूं। मैं यात्रा कराता रहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने जोगनिया माता के दर्शन कराए थे। करीब 5000 लोगों को मैं बसों में भर भर के जोगनिया माता के दर्शन कराए। मैंने कहा एक दिन मैं पूरे कार्यकर्ता के साथ रहूंगा। और मैं 15-20 लोगों को वहाँ तिरुपति बालाजी के फ्लाइट में वहाँ कार्यकर्ताओं को ले गया, उनको तिरुपति बालाजी के दर्शन भी कराए, राम जी के भी कराए, जोगनिया माता के कराएंगे। और बहुत जल्द मैं एक यात्रा बस में ले जाऊँ, ट्रेन में ले जाऊँ, जो भी जैसी स्थिति परिस्थिति ले जाएगी, एक दल में फिर भगवान बांके बिहारी जी कृष्ण भगवान का वृंदावन में चले जाऊंगा और सबको दर्शन कराने का। आप भी सब लोग चलना। मतलब ऐसा पहली बार हुआ होगा अयोध्या में
के 7,000 7 8 6 जितने भी है, इतने सारे भक्त एक साथ कभी आए हो, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ ऐसा। वहाँ सारे टेम्पो वाले, मीडिया वाले, लोकल जो होते हैं वो सब लोगों का पूरा दिन भर रेलम पेल रहा। और सब राजस्थान और के सबसे बड़ी बात ये रही, वहाँ ढोल बाजे, गाजे बाजे, मसक वगैरह सब थी। सब वहाँ अयोध्या के स्टेशन पर जैसे ही हमारे मसक बाजे होते हैं उसका लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, मेरे को भी नचाया, मैं भी नाचा। तो लोग वहाँ कर्मचारी अधिकारी सब देखने लगे भी ये लोग कहाँ से हैं, राजस्थानी। तो एक जनता का प्रेम है। अगर प्रेम नहीं होता तो आदमी के पास 5 मिनट का समय नहीं होता, फिर भी 2 दिन 3 दिन का समय निकाल करके हजारों की संख्या में लोग वहाँ जाना, भगवान के दर्शन करना, ये एक आशीर्वाद ही थे। और नहीं है तो आशीर्वाद नहीं तो क्या है। सही कहा। और जनता का प्रेम है, आशीर्वाद है। मैंने आपको कहा था कि पी 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 पी, पैसों का पी, पावर का पी और प्रेम का पी। तो मेरे पास है प्रेम का पी। उस प्रेम के पी के पीछे आपका पावर और पैसा दोनों पी फेल है। इसलिए जनता का प्रेम आशीर्वाद है, और जब तक प्रेम आशीर्वाद रहेगा ये गाड़ी अनवरत चलती रहेगी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन शांति से घर बैठकर सेवा करेंगे। तो सर एक सवाल और है, मेरा भी है और जनता का भी है, कि राजस्थान में मंत्रिमंडल होने वाला है, तो क्या लग रहा है आपको, मंत्रिमंडल में पद मिल सकता है कोई ना कोई? देखो ये काम मेरा नहीं है, ये काम हमारे संगठन का, सरकार का, उनका काम है। वो जिनको उचित लगेंगे वो पद देंगे। ये उनका काम था मेरे को टिकट देना, जनता का काम था जिताना। मैं जीत गया, जनता ने वोट दे दिया। मेरा काम है जनता की सेवा करना, मदद करना। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का है। ये जो जवाबदारी देंगे उनको पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निभाएंगे, सबकी जन सेवा करेंगे। ये उनका काम, ये मेरा काम नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मगर आप युवा है, इतना एक्टिव है, तो मतलब जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए क्या सोचते हैं आप? हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ने जो 1.5 साल का कार्यकाल रहा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि भाई जैसे हमारे सीएम साहब बने, हमारी सरकार बनी, जैसा बजट अभी हमारी राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, DF कुमार जी ने जो दिया, ऐसा बजट आपने देखा होगा जब सरकारें जाती 5वें साल में, जब लोक लुभावने वादे करती है, जब लोक लुभावने वो करते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए के बजट देते हैं, जिसमें से 80% तो केवल घोषणा ही देती है, क्योंकि थोड़े दिन बाद में आचार संहिता लग जाती है, वो काम धरातल पर नहीं उतर पाते हैं। लेकिन हमारी सरकार जैसे ही बनी, उन्होंने हर विधानसभा के अंदर, हर गांव के अंदर कुछ ना कुछ दिया है। जो 5 साल बाद में जो दूसरी सरकारें आज तक देती आई थी, वैसा बजट पहले ही दिन दिया। और आज भी आपने देखा होगा फेसबुक पर हमारे मुख्यमंत्री जी, वो भी रात को 2 बजे तक लोगों से मिलते हैं, हमारे से 11 बजे भी रात को बात करते हैं। अगर हमारे कोई समस्या आती है तो फ़ोन करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, शासन प्रशासन में जाते हैं तो मिलते हैं। तो ऐसे विकास के सारे काम हैं और बहुत सारे काम जनता के हो रहे हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश भाजपामय हो रहा है, और पूरा देश के अंदर इतने राज्यों में भाजपा की सरकार है। और राजस्थान के अंदर वो जो 5 साल वाली परी पार्टी है, अब की बार भाजपा, अब की बार कांग्रेस, अब की बार भाजपा, अब की बार कांग्रेस, तो अब की बार जैसे अभी गुजरात के अंदर 25-30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारा भी नाता आपसे है, तो हमारे राजस्थान में अब मतलब हमारे क्या, अपने राजस्थान में भी अब की बार फिर से वो कर्म टूटने वाला नहीं। अब की बार ये, अब की बात ये कंटिन्यू 5-25 साल तक भाजपा की सरकार रहने वाली है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है, सबका आशीर्वाद, प्रेम सबका साथ में है, और कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। मोदी जी और भजन लाल जी के ऊपर विश्वास करके राजस्थान निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, ऐसी मैं प्रार्थना भगवान से करता हूँ। सवाल और है मेरे जहन में, बट वो आपके लिए नहीं है, आज के युवाओं के लिए है, जो सोशल मीडिया पर अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, स्टोरी के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, अच्छे अच्छे कपड़े, गाड़ियाँ, शोबाजी करना, लोगों के सामने दिखावा करना कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं कहीं का डॉन हूँ, ये चीज़ें युवा को कितना बर्बाद कर रही है। मैं तो आप लोगों के माध्यम, चैनल के माध्यम से युवाओं से भी निवेदन भी करता हूँ, अपील भी करता हूँ, सोशल मीडिया ज़रूरी है, अपनी बात को दूसरे के पास पहुंचाने के लिए एक माध्यम है। आज हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति को सोशल मीडिया पर विचार व्यक्त करता है, तो वो हज़ारों किलोमीटर दूर तक भी उसके विचार लाखों लोगों के पास पहुंचते हैं। लेकिन लोगों ने इसको एक हथियार बना लिया।
जिसका कोई अता नहीं, पता नहीं, कोई तुक नहीं है, उसको सोशल मीडिया पे बनाएंगे, डालेंगे। आज बहुत सारे जो युवा है, नौजवान हैं, मैं तो ये कहता हूँ जैसे आज चोरियाँ हो रही, घटनाएं हो रही, वो सब सोशल मीडिया यूट्यूब से देख देख करके क्राइम कर रहे हैं। आप अपनी बात करें, अपने विचार रखें, धर्म की बात करें, विकास की बात करें, अपने आपकी जानकारी आप फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर डालें, जिससे कि लोगों को ज्ञान अपडेट हो, ज्ञान बढ़े। लेकिन आज की तारीख में युवा थोड़ा सोशल मीडिया का, आईटी का ज़माना है, पर वो उसको मिसयूज कर रहा है। मेरा निवेदन ये है कि भाई मिसयूज नहीं करके उसके जो फायदे हैं वो लिए जाए, उसके फायदे अगर लेंगे तो आम जन का भला होगा। आजकल जो ये घटनाएं हो रही है, लड़ाई झगड़े और जो मर्डर है, ये बहुत सारे हैं, ये लोग सोशल मीडिया पर देख देख के, यूट्यूब पर देख देख के ऐसे क्राइम करते हैं, चोरियां करते हैं, मर्डर करते हैं। आजकल के जो नौजवान हैं, युवा है, बुजुर्ग हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है, रहना भी चाहिए। पूरे विश्व के अंदर आज सोशल मीडिया है, उस पर लोग एक्टिव हैं, अपने मन की बात रखते हैं, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रेस नोट नहीं देना पड़ता, स्टेटमेंट जारी नहीं करना, सोशल मीडिया अपने विचार रख सकते हैं। लेकिन उसके पॉजिटिव जो फायदे हैं उसी तरफ अपने को काम करना चाहिए। बहुत सारे जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो नेगेटिव में नहीं जा करके उसके माध्यम से अपन लोगों को क्या संदेश दें, समाज को क्या संदेश दें, आमजनों को क्या संदेश दें, वो उसको करना चाहिए, जे ना कि नेगेटिव। आज की तारीख में बहुत शूटर बनते हैं, कोई पिस्टल दिखाता है, कोई तलवार दिखाता है, कोई स्टंट करता है, बहुत सारे, कोई ट्रक जा रही है उसके ऊपर रील बना रहा है, उसको ये पता नहीं कि ब्रेक लगा दे नीचे आ जाएगा। बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही है रीलों के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में। हो सकता है वो किसी का बेटा हो, किसी का भाई हो, किसी का पति हो, तो वो अगर मर जाएगा, पर उसके पीछे कितने जो लोग हैं जिनकी उनके कंधों पर जवाबदारी है, ये आज का नौजवान युवा उसको चिंता नहीं करता मेरे पीछे क्या होगा। स्टंट बहुत करते हैं, कोई पानी में गिर गया, कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो स्टंट नहीं कर करके इसके जो पॉजिटिव जो फायदे हैं वो लोगों तक दिखाएं, नेगेटिव काम नहीं करें। मेरा तो एक ये निवेदन भी है, अपील भी है युवा वर्ग से। और मेरा एक पर्सनल सवाल है, शिक्षा का महत्व क्या है? शिक्षा आपको कहाँ तक लेके जा सकती है? मेरा बात सुनिए कि भाई शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, ना तो वो गलती है, ना बलती है, ना उसका ख़त्म होता। आदमी जब अगर 100 वर्ष का होता है और 99 साल का भी हो जाता है, और वो उसके 5 दिन बाद अगर वो देवलोक होने वाला, तब तक भी शिक्षा अर्जित करता है। शिक्षा अर्जित करने की कोई उम्र नहीं है, कोई समय नहीं है। कोई रात को 12 बजे भी अगर आप मेरे को कुछ कह रहे हो तो मैं उसमें ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, वो भी एक शिक्षा है। शिक्षा ना शिक्षा की कोई उम्र है। शिक्षा बहुत सारे युवा सरकारी नौकरियों में लगने के लिए, अफसर बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, उच्च लेवल की पढ़ाई करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर अफसर नहीं बनेंगे तो हमारा देश कैसे चलेगा, सही कहा। हमारा प्रदेश कैसे चलेगा, हमारा गांव कैसे चलेगा, हमारी विधानसभा कैसे चलेगा। अफसर भी बनने जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जो आज का बच्चा है कल इस देश का भविष्य होगा, क्योंकि इस देश की बागडोर, इस देश की कमान उन लोगों के हाथों में रहने वाली है। तो अफसर भी बनने चाहिए, पर अफसर के साथ साथ इंजीनियर भी बनने चाहिए। अगर इंजीनियर नहीं बनेगा तो ये रोडें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अगर वो व्यापारी नहीं बनेगा तो फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज कैसे लगेगी? नौकरी भी करनी चाहिए, लेकिन नौकरी के अलावा भी आदमी को पढ़ाई करने से व्यापारी बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, राजनेता बन सकता है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि मान लो नौकरी नहीं भी लगी तो उसके अंदर इतना ज्ञान रहना चाहिए कि ये वस्तु मैंने 100 रुपये की खरीदी है और मैं इसको 102 में बेचूंगा, तो निश्चित रूप से मेरे को 2 रुपये का इसमें प्रॉफिट होगा। और मेरे पिताजी ने 1 करोड़ रुपए लगा करके मेरे को व्यापार बना दिया, मेरी दुकान लगा दी, फैक्ट्री लगा दी। मैं उस 100 रुपये के माल को 98 में, 96 में, 99 में अगर बेचूंगा तो एक दिन 1-2 रुपये का घाटा आपका 1 करोड़ रुपया खत्म कर जाएगा और 5 करोड़ का आप पे कर्जा हो जाएगा। तो उसको एक ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान की वजह से आज दुनिया पूरा भारत, जो मोदी जी जब आए थे, जब ये अपना देश 11वें नंबर पर था, आज 4थे नंबर की पूरी विश्व की सबसे बड़ी जो शक्ति बनी है। आज जीडीपी अपनी जितनी ग्रोथ कर रही है, तो ये मैनेजमेंट का ही तो खेल है। मैनेजमेंट, युवा, पूरे देशवासियों का सबका सहयोग समर्थन है, जब जाके अपन 4थे नंबर पर आए हैं। और 2047 में मोदी जी ने ये सपना ले लिया कि मेरा देश जब 100 साल होगा वापस दुनिया के अंदर नंबर 1 पर रहेगा। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था, ट्रंप ने आंखें दिखाई तो मोदी जी ने कहा आंखें नीचे रखी, क्योंकि अपन 140 करोड़ देशवासियों के भरोसे तो कहा। और अपन सब लोगों ने, अब मैं तो कहता हूँ विपक्षी पार्टी ने भी नहीं कहा कि भाई मोदी जी के, जब मैं एक चीज बताता हूँ, भारत देश के लोगों की
जब जब भारत में अगर विपदा आई, कुछ हमले हुए, तो विपक्ष सब लोगों ने मोदी जी के साथ दिया कि आप देश इसमें फैसला लो, हम पूरा देश आपके साथ खड़े हैं। ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई पार्टी है। जब देश की बात आती तो सबसे पहले प्रथम राष्ट्र है। राष्ट्र मेरे लिए भी प्रथम राष्ट्र है। मेरे लिए राजनीति तीसरे नंबर पर है। मेरा देश सुरक्षित रहना चाहिए, मेरा धर्म सुरक्षित रहना चाहिए। उसके बाद में मैं दूसरे नंबर पर करता हूँ जन सेवा, मानव सेवा और दीन दुखी की सेवा। राजनीति अगर है तो उदयलाल के लिए तीसरे नंबर पर है। अगर आपका देश ही सुरक्षित नहीं है, आपका धर्म ही सुरक्षित नहीं, तो आप किस लिए राजनीति कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो देश सर्वप्रथम रहना चाहिए। ये सभी 140 करोड़ लोगों को ये अपने मन में निश्चित रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अपने भाइयों से कोई सवाल पूछना चाहता है तो विधायक जी से पूछ सकता है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। मैं आप पूछ भाई साहब के मांडल विधानसभा में आप एजुकेशन और हेल्थ केयर में विकास के लिए कई करबो चाहो आगे? देखो, एजुकेशन के लिए मांडल के अंदर एक कॉलेज है बच्चों का, करेड़ा के अंदर कॉलेज है, उसमें जो सुविधाएं कम है वो सुविधा मैं पूर्ण कर रहा हूँ। और मांडल विधानसभा क्षेत्र के अंदर 520 स्कूलें हैं और 520 के अंदर ही पूरा स्टाफ रहे। और जैसे ही मैं विधायक बनते ही पहले मैंने 1.5 करोड़ रुपए तो सबसे पहले दरिया पट्टियाँ दी। मैंने कहा बच्चे हमारे जो जाते हैं ग्रामीण परिवेश वाले, वो सब उस पट्टी पर बैठे, दरी पर बैठे और आराम से बैठें। और पहला बजट जो मेरा था वो शिक्षा के ऊपर ही था। 80% पैसा मैंने स्कूलों में दिया, सरपंचों को नहीं देकर के स्कूलों में कमरे बनवाए। और आज भी अभी जैसे हमारे DMFT के जो कुछ प्रस्ताव जाने, उसमें से 70% पैसा मैं शिक्षा के ऊपर दूंगा। एक जैसे निवाड़ा जाटान में एक स्कूल के ऊपर कैमरा, लाइट, LED ये 12.5 लाख रुपये कल परसों ही पास कराए, भगवानपुरा में करवाए। और अब तक मैंने करीब 300 कमरे स्कूलों में बनवा दिए। अभी जीर्णोद्वार के लिए, रिनोवेशन के लिए कम से कम 50-100 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। और अभी आपको पता है तो मैंने यात्रा निकाली, आपका विधायक आपके गांव। मैं आपके करेड़ा तहसील के अंदर हर गांव में गया, गांव में जाता हूं, गांव के सब जो बड़े बुजुर्ग उनसे पूछता हूं कि आप बताइए कि आपके गांव में मैं आपके लिए क्या काम कर सकता हूं। तो गांव वाले मेरे को एक लंबी सी लिस्ट देते हैं 5-25 कामों की। तो मैं 25 काम तो एक साथ नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनको कहता हूँ एक काम आप बताइए। एक काम मैं हर गांव के अंदर जाता हूं और वो जैसे जो गांव वाले बोलते हैं उनकी जो प्राथमिकता होती है वो काम मैं करता हूं। और उसकी जो सैंक्शन है, उसकी डिजायर में वही उसी गांव पर, उसी चौराहे के ऊपर, उसी चबूतरे के ऊपर, चौपाल के ऊपर, आपने वैसे अपनी खुद की बड़ाई खुद को नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ कि आप सब लोगों की जानकारी के लिए, जो नायक फिल्म थी, उस नायक फिल्म के अंदर अनिल कपूर जो काम करता था वो एक पिक्चर थी। लेकिन आपका भाई आपके उसके साथ में कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप मेरे साथ में रहते हैं, मेरा चलता फिरता मैंने कार्यालय बना रखा है। उसी चौपाल के अंदर मैं डिजाइन बना के देता हूँ कि ये कमरे के लिए 10 लाख रुपये दे रहा हूँ, ये 20 लाख दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। और हर गांव के अंदर मैंने काम दिया। अभी मैं 2 पंचायत समिति और बाकी है, तो मैं गांव में जाकर के गांव के लोगों की आशा और भावना के अनुरूप मैं काम करवा रहा हूँ। बहुत सारे रोड बनवा दिए, बहुत सारे स्कूलों में काम कर दिए, बहुत सारा विकास और डेवलपमेंट का काम किया हमारे भजन लाल जी की राज में, और आगे भी खूब सारा काम करेंगे। पैसा वो हेल्थ केयर के बारे में? हेल्थ केयर के बारे में आपके करेड़ा के अंदर जो हॉस्पिटल है उसको आदर्श हॉस्पिटल का दर्जा हमने दिलवा दिया है। बहुत जल्दी उसके अंदर जो मशीनें हैं उसकी कमी हो जाएगी। करेड़ा कस्बे के अंदर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बाहर हॉस्पिटल बना दिया, उसकी वापस ब्रांच नगर के अंदर खुलवा के आम जन की फ़ायदा कर दिया है। और जो नगर पालिका है वहाँ जनता क्लिनिक खोली जाती है वो राजस्थान में, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि मेरी विधानसभा में एक भी नगर पालिका नहीं है, वहाँ पर अगर जनता क्लिनिक हो, छोटे छोटे इलाज मोहल्लों में होते हैं, जनता क्लिनिक पे होता है। तो हमारे करेड़ा कस्बा बड़ा है, बागोर कस्बा बड़ा है, मांडल कस्बा बड़ा है, सुहाना बड़ा है, मंगरोब बड़ा है, भगवानपुरा बड़ा है। तो मैंने 5-6 बड़े कस्बों की एक मांग की थी भाई इन कस्बों के अंदर भी, क्योंकि पिछली जो गवर्नमेंट थी जो उन्होंने हॉस्पिटल बनवाए तो वो घर से 3 किलोमीटर दूर बनवा दिए, क्योंकि ज़मीन लैंड की भी एक आवश्यकता होती है। लेकिन जनता क्लिनिक के माध्यम से कस्बे के अंदर एक बीचों बीच डॉक्टर काम करेगा, छोटी मोटी बीमारियों का ये करेगा। जिस भी चिकित्सा के शिक्षा और चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण होती। चिकित्सा की सुविधा है, अभी मांडल में उप जिला चिकित्सालय बन रहा है और सारे चिकित्सक 98% चिकित्सक हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं, उसको भी हम बहुत जल्द पूरा करने का काम करेंगे। मांडल विधानसभा क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति तकलीफ में होता है, अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है, किसी को हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है, तो हम हमारे सब साथी लोग उसके लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। 20-30 यूनिट में
पर डे लोगों को दिलाने का काम करता हूँ। तो वो मैं अब नहीं देता हूँ। हमारे जो सारे युवा साथी वो लोग कैंप लगाते हैं, कैंपों में हज़ारों की संख्या में आते हैं, रक्तदान करते हैं, तो किसी न किसी की जान बचाते हैं। तो वो सबका सहयोग तन मन धन से सब जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और भाई कोई सवाल? सर नमस्कार, मैं नारायण गुजर। जैसे हम गुजरात में रहते हैं सर, तो 20-25 साल से बीजेपी की सरकार है, हम सब बीजेपी के सपोर्टर ही है। लेकिन राजस्थान में ऐसा क्या कारण है, तो 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, तो बीजेपी को ऐसा क्या काम करना चाहिए तो लगातार 20 और से 25 साल अपनी बीजेपी की ही सरकार बने? अब जैसे गुजरात के अंदर 25-30 साल से भाजपा की सरकार है, राजस्थान में 50 साल तक भाजपा की सरकार रहने वाली है। और अब की बार वो वाला क्रम टूटने वाला है। जनता ने मन बना लिया है कि भाई परमानेंटली भाजपा का राज रहने वाला है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकसित हो रहा है। 11वें नंबर से 4थे नंबर पर आ गया और बहुत जल्दी ये पहले नंबर पर आने वाला है। हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा हैं, उन्होंने राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपए के MOU किए हैं, जिससे कि राजस्थान के अंदर रोजगार आए, व्यापार आए, इंडस्ट्री लगे। आपके गुजरात से भी बहुत सारे लोग आए, पूरे देश और विदेशों से 35 देशों के लोग उसमें शामिल हुए थे। 35 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट राजस्थान में किया। तो कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो उसमें हज़ारों लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार मिलेगा, काम मिलेगा। पूर्ववर्ती जो सरकारें होती थी विपक्ष पार्टी की, वो जैसे ही सरकार में सत्ता में आते थे तो वो लूटने लग जाते थे कि हमारे जैसे मांडल भीलवाड़ा में ऐसा हुआ, मकान आपका बना हुआ है उस पर भी अलॉटमेंट किसी और को कर दी, वहाँ स्कूल है उसकी भी कर दी, आप 100 साल से रह रहे हैं उसको भी किसी को अलॉटमेंट कर दी। भ्रष्टाचार, लूट खसोट का काम किया, मारपीट गुंडागर्दी का काम किया। तो जनता त्रस्त होकर उनकी सरकार को हटा देती है। और जब हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो वो पार्टी सेवा करती है, लेकिन विपक्ष के लोग उसको नैरेटिव ऐसा फैलाते हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं। अभी जैसा कि आज की तारीख में मेरे साथ भी एक षड्यंत्र हो रहा है। सारे लोग जैसे कि अभिमन्यु को वो हमला करते हैं, उसी तर्ज पर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे पर तो त्रिलोकी के नाथ का आशीर्वाद है। जब वो त्रिलोकी के नाथ का आशीर्वाद है तो कुछ नहीं होता। एक गलत नैरेटिव सेट करके भाजपा ने ये कर दिया, वो कर दिया, गलत करके लोगों का माइंड वाश करके कुछ आधा % वोटों के चक्कर में उनकी सरकार बन जाती थी पहले। लेकिन अब उनकी सरकार बनने वाली नहीं। जनता ने मन बना लिया है कि भाई मोदी जी के और भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान अनवरत भाजपा की ही सरकार आने वाली है। और कंटिन्यू आपकी गुजरात की तरह ही राजस्थान की सरकार भी भाजपा की सरकार रहेगी। चलो हमारे नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। किसान भाइयों के लिए आपके लिए क्या योजना है, और जो फर्जी पट्टा है गौचर की जगह कब्जे किए फर्जी पट्टा बन गए उसके लिए कुछ? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि भाई फर्जी पट्टे बना दिए गए, फर्जी ज़मीनें अलॉटमेंट कर दी गई। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही कहा कि कब्जा आपका, अलॉटमेंट आपकी कर दी। वहाँ स्कूल है उसको अलॉटमेंट कर दी, चारागाह भूमि है उसको तरमीन गलत करके ऐसा काम कर दिया। कहीं तालाब है उस तालाब को भी अलॉटमेंट कर दी। आप ग्रेनाइट का इलाका है हमारी विधानसभा में। तो राजस्थान सरकार के लेवल पर एक रिव्यू कमेटी गठित की गई जो उसका सब निर्णय करने वाली है। जो गलत निर्णय है उनको सही करेगी और जो भ्रष्टाचारी हैं उन भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगेगी, निश्चित रूप से उनको मुकदमा। और किसानों के लिए हमारी सरकार बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं ला रही है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपये प्रति वर्ष 8 बीघा ज़मीन से अगर कर्ज है, लघु किसान हैं, उसको दे रहे हैं। और 6,000 रुपये सालाना देना कोई कम रकम नहीं होती है। 8 बीघा ज़मीन वाले, 8 बीघा से कम वाले, और 6,000 रुपये राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी, अब भी हमारे 9,000 रुपये हो गए, अगले साल 10,000 हो जाएंगे। हर साल 1-1 हज़ार रुपये बढ़ा रहे हैं। तो 12,000 रुपये तक एक किसान को अगर राजस्थान सरकार और भारत सरकार मिला के देती है तो 8 बीघा फसल के लिए उसका बुआई का पैसा, बीज का पैसा, उसका छोटा मोटा सब खर्चा निकल जाता है। तो जो पैसा बचेगा उसी के ऊपर बचेगा। और MSP के ऊपर हमारी सरकार खरीद कर रही है। MSP के ऊपर खरीद करने से किसान को डायरेक्ट फ़ायदा होता है। लेकिन जो बाजरा राजस्थान में बिकता था उसकी रेट अलग हुआ करती थी, वही बाजरा अगर हरियाणा में बिकता था तो उसकी रेट अलग थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सारी फसलों की खरीद MSP के ऊपर हो रही है, जिससे किसानों की आय दुगुनी हो रही है।
और आधुनिक तरीके से खेती की जाए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमो ड्रोन के नाम से एक नमो वो किया, तो पहले खाद लाते थे तो पूरी फसल पे छांटते थे, लेकिन आज की तारीख में अगर वो ड्रोन के माध्यम से 1 लीटर उसमें डाल करके उसको छिड़काव किया जाता है यूरिया का, तो वो फसल अच्छी ग्रोथ करती है, उसका उपज भी अच्छी बढ़ती है। बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए चला रखी, क्योंकि इस देश की जो मेन रीढ़ की हड्डी है वो किसान ही है। इस देश का अन्नदाता किसान है। किसानों का भला कैसे हो, इसके लिए भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत प्रयासरत हैं, सब काम कर रहे हैं। और काफ़ी समय पहले हमारे एक अफीम वाले पट्टे भी कैंसिल हो गए, उनके लिए भी एक अर्जी लगाई गई थी। अब वो ऊपर का लेवल का मामला है, उसकी भी बात रखेंगे। देखो वो मेरे बस का काम नहीं। मैं सरकार के सामने मांग रखूँगा कि ये हमारे पट्टे हुआ करते थे, इस पट्टों को बहाल किया जाए, जिससे किसान को 2 पैसे का अधिक फ़ायदा हो। और जैसे मांडलगढ़ बिचौलिया चित्तौड़ की तरफ होता है, लेकिन ये राज्य के स्तर पर है, इसका कहीं ना कहीं कुछ करेंगे। और अपना मांडल विधानसभा में कोई कंपनी रोजगार की ऐसी कोई व्यवस्था आने वाली है, योजना है कोई सरकार की तरफ से? मैंने तो एक अभी थोड़े दिन पहले पिछले बजट में मांग की थी कि भाई मांडल विधानसभा के अंदर फेल्सपार, क्वार्ट्ज, सोडा, ये जो सेरेमिक की जो टाइलें बनती है मोरबी के अंदर, इसका एक सेरेमिक हब मांडल विधानसभा के अंदर, जो हमारा दहीमता, गराड़िया, कबराड़िया, इसके पास जंगल है, यहाँ पर एक इंडस्ट्री लगनी चाहिए सेरेमिक हब की, जिससे टाइल्स की फैक्ट्रियाँ लगे, उद्योग लगे। तो वो तो नहीं लगी, लेकिन एक औद्योगिक क्षेत्र जरूर मैंने पहले ही बजट में वहाँ कराया, और वो कीड़ी माल के पास, क्योंकि मैंने तो ये कहा था कि ये ज़मीन को अपन करेड़ा के पास में चिन्हित करके यहाँ बनाएंगे, लेकिन जोग से वहाँ पर सरकार की 400-500 बीघा एक साथ ज़मीन नहीं होने के कारण फिर मैंने भी उनको स्वीकृति प्रदान की, भाई जगह नहीं है तो वो ग्रेनाइट हब वहाँ बने, कटर लगे, ग्रेनाइट हमारा, क्योंकि ग्रेनाइट का इलाका है, औद्योगिक क्षेत्र तो हमने घोषित करवा दिया। बहुत जल्द हम इसको सेरेमिक हब बनाने के लिए प्रयासरत हैं, और भगवान की कृपा रही तो बहुत जल्दी बनाए, क्योंकि कच्चा माल जाता है मोरबी में, तो हमारे वहीं से उसको माल पीस के टाइल बना सकते हैं ऐसा। और ये सारा सेरेमिक का माल है, वो पूरे देश के अंदर सबसे अगर कहीं है तो मांडल आछिंद के अंदर ही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी इतनी देर तक यहाँ पर बैठे रहें, खड़े रहें, और बस ऐसे ही आप हमारी विधानसभा का विकास करते रहिए। आपका मार्गदर्शन और प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। आप सब लोगों का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद बना रहे। भारत माता की जय।